गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, तो अपन यहां तक बात कर रहे थे कि तरंग के वेग और कण के वेग में संबंध कैसे निकलेगा, और हम ये यहां पर जरूरी रूप से जानना चाह रहे थे कि जो कण का वेग होगा वो कण का वेग किस तरफ होगा, वो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। ये चीजें हम यहां से समझना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, एक बार अपन इस बात को सीखते हैं। हमने सबसे पहले तो किसे x को कांस्टेंट मानते हुए और t को चर मानते हुए अवकलन कर डाला। तो यहां से हमें मिला डेल y बाय डेल टी, और डेल y बाय डेल टी का मतलब है कि समय के साथ y में परिवर्तन की दर, यह y यानी विस्थापन, और विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग, कण का वेग। दूसरा, यहां से हमें अगर उस y को x के सापेक्ष अगर अवकलन करने की जरूरत पड़ी, हमने उसको लिखा डेल y बाय डेल एक्स, यानी अब समय t को नियत मानते हुए x को चर मानते हुए हमने अवकलन किया, डेल y बाय डेल एक्स हमने यहां से किया। ठीक है, डेल y बाय डेल एक्स का मतलब है कि किसी समय t पर जो ग्राफ है उस तरंग का फोटो, यानी किसी समय t को कांस्टेंट मानते हुए हमें उस ग्राफ को देखने को यहां पर मिला। अब अगर अपन यहां पर देखें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि y आपके पास जो है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। समीकरण एक, हमने इसे अवकलन किया इसका, और हमने लिखा डेल y बाय डेल टी, और इसी को हमने vp लिखा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। दूसरा, हमने यहां पर क्या किया? डेल y बाय डेल एक्स किया, है ना, डेल y बाय डेल एक्स किया, और किसी समय t पर, t को नियत मानते हुए ये लिखा गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया यहां से प्लस माइनस के बाहर आ जाएगा a, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहां पर x चर है, यहां पर t हमारा चर है, और ये जो चीज है ना डेल y बाय डेल एक्स, इसे आप अगर देखें तो ये dy बाय डी एक्स भी है। ये वास्तव में ये वास्तव में ढाल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेल y बाय डेल एक्स क्या होता है कि जो भी ग्राफ बना है y और x के बीच में, उसका ढाल हो जाएगा ये, और ये जो चीज है ये dy बाय डी टी, ये वेग हो जाएगा। और अपन यहां पर करते क्या है, हम यहां पर समीकरण 2/3 करते हैं, तो ये हो जाएगा यहां से डेल y बाय डेल टी बटे डेल y बाय डेल एक्स, यानी ये हो जाएगा vp बटे, और इसे हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा यहां से ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस के ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहां से आप देखेंगे तो ये पूरा कॉस वाला पद कट जाएगा, ए वाला पद कट जाएगा, ओमेगा बाई के जो होता है वो वी के बराबर होता है। तो ये वास्तव में यहां से क्या बच जाएगा? प्लस माइनस का v, और ये हो जाएगा vp बराबर प्लस माइनस v इंटू स्लोप। अब अपने को क्या समझ में आता है? अपने को ये समझ में आता है कि तरंग अगर प्लस x दिशा में जा रही हो, और अगर प्लस x दिशा में संचरण हो, तो यहां बीच में कौन सा चिन्ह आया करता था? ओमेगा टी माइनस के एक्स में, माइनस प्लस के एक्स में माइनस आता था ना,
माइनस आता था ना, तो अगर माइनस के यहां पर रहेगा तो ये माइनस ही चिन्ह आगे आएगा, तो ये वीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस इंटू वी इंटू ढाल। तो प्लस एक्स दिशा में अगर तरंग संचरण है तो वीपी का फॉर्मूला हमें ये मिलेगा, माइनस वी इंटू ढाल। और अगर वहीं पर ये माइनस एक्स दिशा में संचरित होती तरंग है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा वीपी इज इक्वल्स टू प्लस वी इंटू ढाल। ठीक है बात। तो ये चीज अपने को यहां पर इंपॉर्टेंटली अब ध्यान रखनी है। इसका यूज कैसे होगा ये आप यहां पर देखें कि जब तरंग संचरण प्लस एक्स दिशा में होगी, तो प्लस एक्स दिशा में हो तो ये हो जाएगा माइनस वी इंटू ढाल, और तरंग संचरण अगर माइनस दिशा में हो तो ये हो जाएगा प्लस वी इंटू ढाल। ये डेल वाई बाय डेल एक्स क्या है, ये तरंग का ढाल है, टेन थीटा है। ये v क्या है, v तरंग का वेग है। ये चीज एक बार आप सब लोग गौर से देख लो। आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इसे देखिए आप, इसमें कहा गया है कि यदि एक तरंग की दिशा प्लस एक्स दिशा में संचरित वाली है इस तरफ, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा वीपी के लिए। वीपी के लिए फॉर्मूला पीछे देख लो एक बार, यानी वीपी मतलब कण की चाल, वीपी मतलब कण की चाल, हमने लिखा भी हुआ है पहले भी। ये देखो वीपी, वीपी मतलब जो है ये कण की चाल है। कण का वेग बोल दो, कण की चाल बोल दो, कण का वेग बोल दो आप यहाँ पे। तो अपने को क्या मिलेगा, वीपी कण की चाल बोल दो, और ये हो जाएगा वीपी का फॉर्मूला जब तरंग प्लस एक्स दिशा में संचरित हो रही है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू स्लोप। अब इसमें पूछा गया है कि ढेर सारे कण हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहां पर ये बात पूछी गई है कि निम्न में से इन 9 कणों में से आपको ये बताना है कि किन कणों का वेग ऊपर की तरफ है। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ वाले वेग वाले कणों को ढूंढो इनमें। कौन कौन से कण ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ गतिशील है, ऊपर। कैसे पता लगेगा? सी डी और आई, स्लोप से पता लगेगा ना, सी डी और आई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको ये चाहिए यहां पर कि वीपी हमें ऊपर की ओर चाहिए, यानी वीपी हमें चाहिए धनात्मक। और वीपी धनात्मक कब होगा, कि वे सारे कण जिनका स्लोप कैसा हो, ऋणात्मक। स्लोप ऋणात्मक होगा तभी आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो पाएगा, और इस फॉर्मूले वीपी इज इक्वल टू माइनस
v इंटू यहां पर स्लोप की जगह क्या आएगा, ऋणात्मक, तब जाके अपने को क्या मिल पाएगा, धनात्मक। हाँ कि ना। और स्लोप ऋणात्मक जिन जिन बिंदुओं पर है वो ऋणात्मक स्लोप वाले बिंदु कौन कौन से हैं, सी, डी और आई। हाँ या ना। तो ऋणात्मक स्लोप वाले सारे के सारे बिंदु जिस तरंग के लिए प्लस एक्स दिशा में जाती तरंग है, तो ये सी, डी और आई ये ऋणात्मक ढाल वाला हिस्सा है। तो ऋणात्मक ऋणात्मक पॉजिटिव, यानी ये सारे कण ऐसे होंगे जो किस तरफ गति कर रहे होंगे, ऊपर की तरफ गति कर रहे होंगे। तो एक फॉर्मूला जो आया है इसके अनुसार आप कह देंगे सी, डी व आई। इसके बाद बी बिंदु पर बात करते हैं कि नीचे की तरफ किन किन कणों के वेग हैं, यानी वीपी ऋणात्मक किन किन के लिए है, वीपी ऋणात्मक, और वीपी ऋणात्मक मतलब स्लोप धनात्मक, और स्लोप धनात्मक यहां पर किन किन कणों के लिए है, तो आप कह सकते हैं ए, एफ, जी। तो क्या क्या हो जाएगा, ए, एफ, जी। इसके बाद यहां पर बिंदु सी पर हम बात करते हैं शून्य वेग, वीपी हमें कितना मिलना चाहिए, शून्य, यानी स्लोप भी क्या होना चाहिए, 0। तो कौन कौन से बचे, बी, ई, एच, बी, ई व एच। सही बात। हाँ बिल्कुल, वह 0 इसलिए हमारा क्योंकि आयाम अधिकतम है। बिल्कुल, जब भी हम कोई भी कण हमारा अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पर होगा तो डेफिनेटली वहां पर उसका वेग, कण का वेग 0 होना ही है। ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन। तरंग प्लस एक्स दिशा में जा रही है तो फॉर्मूला आप क्या लगा देंगे, माइनस वी इंटू स्लोप। तो अपने को वीपी कण का वेग निकालना है, बराबर माइनस वी कितना हो जाएगा 330, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा टेन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस का 330 और टेन 30 डिग्री यानी 1/√3। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 110√3 मीटर पर सेकेंड। 3 से काट देंगे ना, तो 330 को 3 से काट देंगे। तो अब एक चीज मैं यहां से आपको दोबारा से
कंक्लूड करा देता हूं। कंक्लूजन ऐसा है कि जब एक तरंग प्लस एक्स दिशा में संचरित हो रही हो, और प्लस एक्स दिशा में संचरित होती तरंग के लिए हमें ये अब ध्यान रखना है कि जिन जिन कणों पर ढाल ऋणात्मक है, ऋणात्मक ढाल वाले ये सभी बिंदु किस दिशा में गतिशील होंगे? ऊपर की ओर। जिन जिन बिंदुओं पर ढाल धनात्मक है, वो धनात्मक ढाल वाले बिंदु नीचे की ओर गतिशील होंगे, और जिन बिंदुओं पर ढाल हमारा शून्य है, वहां पर हमारा वेग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है बात? और यही काम उल्टा हो जाएगा अगर तरंग माइनस एक्स दिशा में संचरित है, तो धनात्मक ढाल वाले धनात्मक दिशा यानी ऊपर की ओर गतिशील होंगे, ऋणात्मक ढाल वाले ऋणात्मक नीचे की ओर गतिशील होंगे, और शून्य ढाल वाले उस स्थिर अवस्था में अपने को नजर आएंगे। ठीक? यहां देखिए, एक समतल प्रगामी तरंग की समीकरण अपने को दे दी है, और ये कह दिया कि तरंग का वेग और बराबर कण का अधिकतम वेग हो तो लैम्डा अपने को ज्ञात करना है। एक बार दिमाग लगाइए, तरंग का वेग v और कण का अधिक वेग यानी वीपी मैक्सिमम बराबर हो तो अपने को लैम्डा का एक संबंध ज्ञात करना है। ट्राई करो, एक बार लगाओ दिमाग, क्या क्या चीजें अब तक आप जानने लगे हैं, ये सब यहां पर सोचने की कोशिश करो और उसे लैम्डा के टर्म में लिखने की कोशिश करो। ट्राई करो। बेटा लैम्डा नॉट नहीं, लैम्डा तो निकालना ही है। देखो, वेग को हम क्या लिख सकते हैं यहां से? ओमेगा बाय के। और वीपी मैक्स को क्या लिख सकते हैं? वीपी मैक्स को लिख सकते हैं ओमेगा ए। ठीक है बात? वेग को, वी को हम जानते हैं ना, ऐसा लिखना, वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। और कण की अधिकतम चाल जो मैक्सिमम चाल होती है वो क्या होती है? ओमेगा ए। ओमेगा से ओमेगा काट के को क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से के को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो के को आप यहां से लिख देंगे 2 पाई बाय लैम्डा, तो 1/k हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई इज इक्वल टू ए मतलब आयाम, ए मतलब आयाम, और आयाम यहाँ पर इस दी गई समीकरण के अनुसार कितना है? y0। आया ना? तो आयाम क्या हो जाएगा यहाँ से? y0। तो आपको निकालना है लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई y0। आया ना?
आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल है। यहां पर अपने को समतल प्रगामी तरंग की समीकरण ज्ञात करनी है, यानी अपने को ये भी ज्ञात करना है कि ये तरंग प्लस एक्स दिशा में संचरित है या माइनस में। उसके अनुसार अपने को समझ में आएगा कि ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखना चाहिए या ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को ओमेगा भी ज्ञात करना है, साथ ही साथ के भी ज्ञात करना है, साथ ही साथ यहाँ पर आयाम ए भी ज्ञात करना है ना। तो इस तरीके से अपने को पूरी समीकरण बनानी है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये पूरी समीकरण अपने को बनानी है, हर एक चीज उसमें ढूंढनी है ग्राफ को देखते हुए, ग्राफ को दिए गए सवाल को देखते हुए। ये जो तरंग का फोटो दिया हुआ है ना, ये t बराबर 0 पर दिया हुआ है, तो इस जानकारी को यूज करो और तरंग समीकरण निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये पता करो कि जिस बिंदु पर, किसी बिंदु P पर जो ढाल धनात्मक है, ढाल धनात्मक, और कण का वेग Vp भी धनात्मक, तो तरंग संचरण प्लस एक्स दिशा में है या माइनस एक्स दिशा में है, ये पता करो। बताओ। ढाल भी धनात्मक, वीपी भी धनात्मक, तो तरंग संचरण की दिशा, अभी हाल अपन ने सीखा है बेटा। देखो मैंने बताया था कि जब ढाल ऋणात्मक तो कण का वीपी धनात्मक, जब ढाल धनात्मक तो कण का वीपी ऋणात्मक। कब? जब तरंग प्लस एक्स दिशा में संचरित हो। पर यहां हमें क्या चाहिए कि ढाल भी धनात्मक है 60 डिग्री और वीपी भी धनात्मक है 20√3। इसका मतलब यहां से फॉर्मूला वीपी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, प्लस वी इंटू स्लोप। ढाल धनात्मक पर वीपी भी धनात्मक, ढाल ऋणात्मक पर वीपी भी ऋणात्मक, यानी जो तरंग संचरण है वो माइनस एक्स दिशा में संचरित होती तरंग है। ठीक है बात। इसके बाद अगर आप यहां से तरंग दैर्ध्य की बात करें तो हम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या यहां से यहां की दूरी नाप सकते हैं 3 से 11, क्योंकि 3 देखो पूरा पूरा क्या बना, ये एक गर्त, और फिर यहां से पूरा पूरा क्या बना, एक श्रृंग, और एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर क्या बनते हैं, तरंग दैर्ध्य। लैम्डा कितना हो जाएगा बोलो, तरंग दैर्ध्य लैम्डा कितना हो जाएगा? सब लोग बताओ फटाफट फटाफट। लैम्डा 8 सेंटीमीटर। तो के कितना हो जाएगा यहां से? के कितना हो जाएगा? के हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, यानी पाई बाय 4 रेडियन प्रति सेंटीमीटर। यहां से एक रिलेशन हम ये निकाल लेते हैं
कि वीपी इज इक्वल टू प्लस वी इंटू स्लोप, तो वीपी कितना दिया हुआ है 20√3, हाँ के ना, और वी स्लोप कितना हुआ है, स्लोप 1060 मतलब √3, तो √3 से √3, तो यहां से v बराबर आ गया 20, सही बात। और हम यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा k इंटू 20, और k हमारे पास है π/4 इंटू 20, और इसे हम लिख सकते हैं 5 पाई रेडियन पर सेकंड। इसके अलावा ओमेगा के साथ साथ और के आ चुका है, ओमेगा आ चुका है, हमें और क्या चाहिए, तो ये फाई, बेटा फाई की यहाँ पर वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई होता क्या है, फाई होता है t बराबर 0 व x बराबर 0 पर कलाकोण। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जब किसी भी समीकरण की बात करते हैं, जैसे जो मूल समीकरण होती है अपनी जनरल इक्वेशन, इस जनरल इक्वेशन में t और x दोनों को हम 0 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y बराबर a साइन फाइव, और ओमेगा t और x को 0 रखने पर y बराबर a साइन फाइव जो आ जाएगा, ये y आ कितना रहा है, y हमें दिया हुआ है उस x बराबर 0 वाले कण पे कितना, 2√2, 2√2, आयाम कितना है 4, और ये हो गया साइन फाइव, और साइन फाइव की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√2। अब इसमें ये देखना है कि साइन फाइव की वैल्यू 1/√2 जो है, ये 1/√2 पर फाई कितना होता है, 45 डिग्री लिखूं या 135 डिग्री लिखूं, ये सोचना पड़ेगा बेटा। पहले ये डिसाइड करो कि ये कण ऊपर जा रहा है या नीचे, अगर ऊपर जा रहा है तो आप 45 डिग्री लिखोगे, अगर नीचे आ रहा है तो ये आपको 135 डिग्री लिखना पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय चतुर्थांश में, ये सोचना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि धनात्मक ढाल पर कण किधर जा रहा है, ऊपर, तो यहां पर भी तो धनात्मक ढाल है ना, तो ये कण किधर जाएगा, ऊपर, हाँ के ना, और ऊपर जा रहा है तो आप यहां से फाई कितना लिख देंगे, π/4, तो फाई की वैल्यू भी आ गई π/4। अब आप कंप्लीट इक्वेशन यहां से लिख सकते हो, अपन ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं y बराबर ए मतलब 4 साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब 5πt, और बीच में प्लस चिन्ह, और के मतलब π/4x प्लस π/4, ये आ जाएगा y की इक्वेशन, 4 साइन 5πt प्लस π/4x प्लस π/4, ये कंप्लीट इक्वेशन अपनी यहां से अपने को मिल जाएगी। लैम्डा, बेटा लैम्डा यहां से एक श्रृंग और एक गर्त की कंप्लीट लंबाई लैम्डा होती है, एक पूरा तरंग दैर्ध्य ही तो लैम्डा होता है ना। आपका लैम्डा 7 आया होगा मुझे जहां तक आइडिया है, क्यों दीपेश, 7 इसलिए आया क्योंकि आपने पूरी तरंग की लंबाई नहीं ली, आपने तो 0 से 7 तक देख लिया,
आपको पूरी तरंग की लंबाई लेनी है, एक पूरा शृंग और एक पूरा गर्त। आप जो चीज नाप रहे हैं, आप जो चीज नाप रहे हैं वो चीज यहां पर अधूरी है बेटा। आपने यहां से लेकर यहां तक की नापी है, जबकि यहां पर ये चीज अधूरी है। इसका पीछे एक हिस्सा आपको जाता नजर आएगा, ठीक है ना। वो अधूरी चीज को आप लैम्डा कहना चाह रहे हैं, जो कि हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलांतर, पथांतर और समयांतर में संबंध। और इसके लिए हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि जब भी इस तरीके से तरंग हमारी संचरित होती है, तो तरंग संचरण के इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, ये जो लंबाई रहती है यहां से यहां तक, ये पूरी एक लैम्डा रहती है। इस लैम्डा लंबाई में यहां से यहां तक की अगर अपन कंपैरिजन करें, तो यहां तक जो पूरा कलांतर रहता है वो 2 पाई रहता है, और यहां से यहां तक आने में से जो समय लगता है वो टी लगता है। तो हमें क्या समझ में आता है? हम ये जानते हैं कि लैम्डा दूरी चलने में जो समय लगता है वो टी है, और उतने में जो कलाकोण हम चलते हैं वो 2 पाई है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? इसका एक संबंध, एक फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं। ये वही एक एक नियम है। एक एक नियम में हम कहते थे ना कि टी समय में लैम्डा दूरी चलते हैं, टी समय में 2 पाई कलाकोण चलते हैं, तो डेल्टा टी में कितना कितना दूरी चला जाएगा, कितना कलाकोण चला जाएगा। ये वही एक एक नियम है। हिमानी बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ए बराबर λ/2 और λ/4, मतलब डाउट समझ नहीं आया मुझे। ए बराबर λ/2 और λ/4 का क्या मतलब है? क्या चीज है ये? किस चीज के लिए? आयाम। आयाम का लैम्डा से क्या संबंध है? आप आयाम और लैम्डा को कैसे रिलेट कर रहे हो? हम्म, आयाम और लैम्डा को कैसे रिलेट कर रहे हो? थोड़ा जल्दी बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आयाम और लैम्डा का कोई संबंध नहीं है बेटा। इस सवाल में अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पर आयाम होता है। आयाम और लैम्डा का कोई रिलेशन नहीं होता बेटा। आयाम अलग चीज है, लैम्डा अलग चीज है। एसएचएम में भी मैंने कभी नहीं बताया आयाम और लैम्डा, आयाम बराबर λ/2, या जो आप कह रहे हो λ/2। ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है। किसी को लगता है ऐसा आयाम और लैम्डा का कोई फॉर्मूला अभी तक अपन ने सीखा है कहीं पे, कुछ बताया है? नहीं ना। आयाम अलग चीज है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य अलग चीज है बेटा। तो यहां पर ये फॉर्मूला, अपने को मोटी सी बात है, ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको अब से। डेल्टा फाई बटे 2 पाई बराबर डेल्टा लैम्डा, या तो इसको डेल्टा लैम्डा कह देते हैं या डेल्टा एक्स कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। मैं डेल्टा एक्स कहता हूं इसे। डेल्टा एक्स मतलब चली गई दूरी, या पथांतर। डेल्टा फाई होता है कलांतर, और डेल्टा टी होता है समयांतर। ठीक है बात? आगे देखिएगा, इस सवाल को देखो। एक तरंग का वेग v दे रखा है, आवृत्ति n दे रखी है, और उन दोनों के कणों के मध्य का कलांतर यानी डेल्टा फाई ज्ञात करना है, जिनके मध्य की दूरी यानी डेल्टा एक्स अपने को 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। दिमाग लगाओ।
दिमाग लगाओ, फॉर्मूला आपके पास है। इसके दो आंसर आ रहे हैं, 50 पाई और पाई/2। आप वापस से एक बार सब लोग चेक करें। मतलब आधे लोगों का आंसर 50 पाई आया है, आधों का पाई/2 आया है। आपको यहाँ पर कलांतर निकालना है ना, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। ये रिलेशन लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि डेल्टा फाई तो आपको पता करना है और डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है। तो आपने लिखा डेल्टा फाई बटे 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया? 2.5 सेंटीमीटर। और लैम्डा नहीं पता है, तो हम जानते हैं वी बराबर एन लैम्डा। तो वी वेग कितना दिया हुआ है? 10, आवृत्ति 100, और लैम्डा तो लैम्डा बराबर 1/10 मीटर। तो आप चाहें इसे सेंटीमीटर में लिखना तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लैम्डा को यहां से क्या लिखा जा सकता है? 10 सेंटीमीटर। और जब आप इसे काटेंगे तो डेल्टा फाई बटे 2 पाई बराबर 1/4 आ जाएगा। और डेल्टा फाई यहां से कितना हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा। ये यहां से डेल्टा फाई का आंसर आएगा, पाई/2। सही बात। आपने मीटर में ही रहने दिया होगा, या तो उस लैम्डा को जिन्होंने भी रखा है 1/10 मीटर में रख दिया है ना। पर बेहतर यही होगा ना कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, इस सवाल को सॉल्व करो। अपने को जो दिया है वो कलांतर और पथांतर दिया हुआ है।
कितना आ जाएगा 660। लैम्डा आया कि नहीं आया? 2 मीटर आपका सबका लैम्डा आना चाहिए बेटा। और 2 मीटर लैम्डा के बाद हम जानते हैं v बराबर n लैम्डा। तो वेग कितना है 330, n कितना है हमें ज्ञात करना है, और लैम्डा कितना है 2 मीटर। तो n बराबर 165 हर्ट्ज, सॉरी n बराबर 165 हर्ट्ज। लैम्डा 0.5 मीटर आ रहा है ऐसा। ओके, यहां मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। तो लैम्डा यहां से आ जाएगा 5200 और 200/4, 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मीटर। ओके ठीक है, तो यहां से लैम्डा हो गया 0.5, और एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 660 हर्ट्ज। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये जो कंटेंट है इसको अपन लास्ट में लेंगे, है ना। इसका यहाँ ज्यादा रोल है होता नहीं है, ये अभी अपने को परेशान कर देगा। हम तीव्रता से बात करते हैं, ये 4 जो स्लाइड्स है ना इनको अपन लास्ट में कवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो चीज। एक्सरसाइज में भी उस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनको स्किप करके अपन आगे बढ़ लेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर तीव्रता, इंटेंसिटी की। देखो अभी हमने अब तक क्या क्या सीखा, मैं आपको समझाता हूं एक बार, एक छोटी सी कहानी के फॉर्मेट में। हमने ये सीखा कि तरंगे होती कैसे हैं, चलती कैसे हैं। हमने ये सीखा कि तरंगों की समीकरण कैसी होती है, तरंगों की इक्वेशन कैसे बनती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो तरंगे संचरित होती है ये कितनी ऊर्जा लेकर चलती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाती है तो किस प्रकार से ये ऊर्जा को लेकर जाती है, या इनकी जो ऊर्जा की घनत्व जो रहती है, जो तीव्रता रहती है, वो ऊर्जा की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। अब हम यहां से ये बात करते हैं। तो देखिएगा इसके लिए क्या किया जाता है, आपको समझना पड़ेगा कि जब इस तरीके से ये तरंगे चलती है, इस तरीके से, तो क्या है, तरंग लगातार यहां भी कणों के कंपन हो रहे हैं, यहां पर भी कणों के कंपन है, यानी हर जगह कणों में कंपन है। और ये कणों के कंपन संचरित होते हैं और ये कणों के कंपन आगे से आगे तक पहुंचते चले जाते हैं। इसका मतलब ऊर्जा आगे से आगे संचरित होती चली जाती है। आपको जो ये तरंग संचरण है, इस तरंग संचरण की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता कैसे निकाली जाती है, क्या इसका सिस्टम रहता है, ये हम यहां पर एक बार देख लेते हैं। क्या रहता है कि जैसे यहां से ये तरंगे आ रही है इस तरीके से, और आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर इस तरंग संचरण के रास्ते में एक इस प्रकार से एकांक क्षेत्रफल काल्पनिक रूप से मानना होगा, ऐसे। यानी जिस दिशा में तरंग आ रही है उस तरंगों के आने के बिल्कुल लंबवत आपको एक एकांक क्षेत्रफल मानना है। और मान लिया जो क्षेत्रफल है आपने यहां पर मान लिया वो ए है, एकांक अपन बाद में उसे डिवाइड कर देंगे। मतलब तीव्रता की जो परिभाषा हो जाती है वो परिभाषा हो जाती है कि जितनी ऊर्जा यहां से आ रही है, जितनी ऊर्जा यहां से आ रही है, इस ऊर्जा ई के साथ, इस ऊर्जा ई के साथ एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में निकलने वाला जो ऊर्जा का हिस्सा है, जितनी ऊर्जा
ए क्षेत्रफल और टी समय में निकल रही है, उसे अगर क्षेत्रफल और टी से डिवाइड कर दिया जाए तो इसे क्या कह दिया जाता है? इसे कह दिया जाता है ऊर्जा। ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल व प्रति एकांक समय में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे, उसके बाद अपन समय टी ज्ञात करेंगे और कुल क्षेत्रफल और उस समय से भाग दे देंगे, और उस समय और क्षेत्रफल से भाग देने पर अपने को ऊर्जा जो मिल जाएगी वो प्रति एकांक क्षेत्रफल व प्रति एकांक समय में ऊर्जा हमें मिल जाएगी। तो सबसे बेहतर आइडिया क्या है कि हमें ऊर्जा ई निकल के यहां से हमें मिल जाए। तो ऊर्जा ई का मान कैसे निकाला जाएगा? तो आप देखेंगे कि जब यहां से ऊर्जा संचरित हो रही होती है तो कण कंपन करते हैं, ऐसे ये कण लगातार कंपनित होते हैं। इस तरीके से कण लगातार यहां पर जिस भी तरीके की ऊर्जा आ रही है, अनुदैर्य आ रही है तो अनुदैर्य कंपन है, अनुप्रस्थ आ रही है तो अनुप्रस्थ कंपन है, तो हम उसी तरीके से बात कर लेंगे। और हमने कहा कि इस ऊर्जा के कारण माध्यम के सभी कण यहां पर कंपनित हो रहे हैं। तो कुल ऊर्जा कितनी आ रही है? तो ई टोटल या ई कुल ऊर्जा को निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि सारे के सारे कण यहां पर दोलन कर रहे हैं, और दोलनों की कुल ऊर्जा जो रहती है वो क्या रहती है? हाफ के ए स्क्वायर। ये दोलनों की कुल ऊर्जा रहती है हाफ के ए स्क्वायर। ए क्या है? कणों के आयाम। के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। एम क्या है यहां पर? कणों का कुल द्रव्यमान, क्योंकि एक नहीं ढेर सारे कण है ना, तो ये हो जाएगा कणों का कुल द्रव्यमान। और ओमेगा क्या लिखी जा सकती है यहां से? 2πn, जहां n क्या है? आवृत्ति, और ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। तो यहां से कुल ऊर्जा ई टोटल या ई कुल हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इस ऊर्जा कुल ऊर्जा को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस क्षेत्र में जितनी भी ऊर्जा अपने को मिलेगी उस कुल ऊर्जा को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काल्पनिक क्षेत्र मानना पड़ेगा। ऐसा, और आपने मान लिया कि जो काल्पनिक क्षेत्र है, इस काल्पनिक क्षेत्र से निकलने वाली, जिसका काल्पनिक क्षेत्र जो भी माना है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपने कितना मान लिया है? ए। ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने वाली कुल ऊर्जा की अपने को बात करनी है। ऐसे इस काल्पनिक जो भी आपने बेलन माना है, इस बेलन का कुल आयतन कितना है? तो आप क्या देंगे? बेलन का कुल आयतन हो जाएगा, आयतन ये हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू बेलन की ऊंचाई। यहां पर ये वेग, ये तरंगे जो है ये किस वेग से गतिशील है? तो आप क्या देंगे? तरंगे v वेग से गतिशील है। तरंगे कितने वेग से गतिशील है? v वेग से। तो t समय में ये तरंगे कितनी दूरी तय कर लेंगी? तो आप कह देंगे t समय में तय दूरी या इस बेलन की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हो जाएगी वेग गुणा समय। तो कुल आयतन यहां से क्या हो जाएगा? a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ऊंचाई की जगह v इंटू टी, ये इसका आयतन हो गया। अब यहां पर अपने को ये देखना है कि इस आयतन में ये जो भी कुल आयतन यहां पर अपने को मौजूद मिल रहा है, इस आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है, इस माध्यम के कणों का कितना द्रव्यमान है। तो हमें चाहिए इसका घनत्व, तो घनत्व हमने मान लिया ρ। तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि जो जितना भी कुल द्रव्यमान यहां पर है इस बेलन, इस काल्पनिक बेलन के अंदर कुल द्रव्यमान m बराबर आयतन गुणा घनत्व। और आयतन क्या है? आयतन है a
VT और घनत्व है ρ। ठीक है, तो ये कुल द्रव्यमान अपना यहां पर हो गया। अब अपन क्या लिख सकते हैं यहां से? हम लिख सकते हैं तीव्रता बराबर E कुल बटे A इंटू टी। तो कुल यहां से क्या हो जाएगा, हाफ K की जगह क्या लिख देंगे, M ओमेगा स्क्वायर, और M की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, A V T रॉ ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। आपको यहां पर चाहे तो चूंकि अपन क्या कर चुके हैं, इस कैपिटल ए से क्या लिख चुके हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जो आयाम है ना, इस आयाम को अपन लिख देंगे स्मॉल ए से। स्मॉल ए से तो ये हो जाएगा आयाम का स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाफ M ओमेगा स्क्वायर और ये A स्क्वायर आयाम। सही बात। तो ये पूरी पूरी कुल ऊर्जा हो गई, और हम इस कुल ऊर्जा को किससे डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं A इंटू टी से। तो कुल ऊर्जा को अपन ने लिख दिया हाफ M ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, यानी हाफ के A स्क्वायर अपॉन AT लिख दिया। तो A से A कट जाएगा यहां से, तो ये A से A काट दो और T से T काट दो। तो कुल ऊर्जा आपकी यहां पर कितनी बचेगी, हाफ रॉ V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये यहां से इस तीव्रता का एक रिलेशन अपने को मिला है। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलना है, ध्यान से देखिएगा। तीव्रता इंटेंसिटी I का रिलेशन अपने को मिल गया। तो यही चीज अपन यहां पर देखेंगे कि I का जो रिलेशन मिला वो ये मिला, और इस ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, इस ओमेगा को जो रिलेशन वहां तक मिला है मैं वहां से उसको लेके आता हूं। इसको कॉपी कर लेते हैं, I इज इक्वल्स टू और यहां से अपन क्या कर लेते हैं, इस ओमेगा को क्या लिख दें, ओमेगा बराबर 2πn लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू हाफ रॉ V A स्क्वायर, और ओमेगा को अपन लिख देंगे 2πn का होल स्क्वायर। तो 2π का स्क्वायर क्या होता है, 4π स्क्वायर, दो कट जाएगा तो यहां से ही आ जाएगा 2π स्क्वायर रॉ V A स्क्वायर N स्क्वायर। और ये पाई स्क्वायर को लगभग 10 लिख के क्या लिखा जा सकता है, 20 रॉ V A स्क्वायर N स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहां से अपने को मिल गया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ओवरऑल अब आपको यहां पर याद रखना है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर सामने है कि m जो हो जाएगा वो आयतन इंटू घनत्व हो जाएगा, आयतन हो जाएगा a इंटू लंबाई, और लंबाई जो है वो है VT और घनत्व। सही बात है। और यहां से हाफ MV स्क्वायर अगर अपन यहां से लिखते हैं, या हाफ KA स्क्वायर भी आप अगर यहां से लिखते हो, तो उन सारी चीजों को लिख सकते हैं ना अपन, कुल दोलन की ऊर्जा हाफ K स्क्वायर आयाम वगैरह। और यहां से वो सेम रिलेशन अपने को मिलेगा 20 रॉ V A स्क्वायर N स्क्वायर। रॉ घनत्व है, हम लिख देते हैं रॉ घनत्व। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं किसका घनत्व है, रॉ माध्यम का घनत्व। V तरंग का वेग, A तरंग का आयाम, और साथ में यहां पर N तरंग की आवृत्ति। ये चीजें यहां से अपने को देखनी है, इस पर किस तरीके से अपने को बातें करनी है, ये सब देखिएगा।
यहां पर कहा गया है कि यदि किसी दिए गए माध्यम के लिए अपन बात करें, यानी अपने को माध्यम फिक्स दे दिया, माध्यम फिक्स दे दिया, तो माध्यम फिक्स दे दिया इसका मतलब माध्यम का घनत्व भी नियत रहेगा और उस माध्यम के आधार पर उसमें जो तरंग संचरण का वेग होता है वो तरंग संचरण का वेग भी नियत रहेगा। भाई मैंने पहले भी बताया था कि जब हम बात करते हैं कि माध्यम जो तरंग का वेग है, तरंग का वेग जो होता है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है ना, कि माध्यम क्या, माध्यम के लिए कितना उसका उसकी प्रत्यास्थता है, उसका घनत्व कितना है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो तरंग का वेग जो है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है और अगर आपका माध्यम फिक्स है तो तरंग का वेग भी नियत रहेगा, उसका घनत्व भी नियत रहेगा। और अगर रॉ और वी अगर नियत है तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि आई समानुपाती ए स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी तरंग की तीव्रता जो रहेगी ना वो तरंग के आयाम और उस स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। अब साथ ही साथ यदि माध्यम के साथ साथ, क्योंकि माध्यम आपने फिक्स कर दिया, माध्यम को फिक्स करने के साथ साथ स्रोत भी अगर फिक्स कर दो तो यानी एन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फिक्स, क्योंकि स्रोत पर निर्भर करती है आवृत्ति। तो अभी यहां से क्या क्या चीजें हैं, v और रो तो कांस्टेंट था ही सही, अब आपने n को भी क्या बना दिया, नियत बना दिया, और n भी अगर आपने नियत बना दिया तो आई समानुपाती क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी तीव्रता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयाम के स्क्वायर पर निर्भर करेगी। कब, जब माध्यम और स्रोत दोनों चीजें नियत दे दी गई है। और अगर सिर्फ माध्यम नियत है तो उस कंडीशन में अपने को, अगर सिर्फ माध्यम नियत है तो उस कंडीशन में अपने को रॉ और वी दोनों नियत मिलेंगे। इस पर बात करते जाएंगे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे इस सवाल के लिए बात करते हैं कि आपको दी गई तरंगों के लिए I1 और I2 का अनुपात निकालना है और दो तरंगे आपको यहां पर दे दी है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरंगे एक समान माध्यम में संचरित हो रही है, एक ही माध्यम है, बस उसी माध्यम में एक तरंग 1 अलग है, एक तरंग 2 अलग है, और दोनों के लिए अपने को तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि माध्यम समान है, और अगर माध्यम समान है, सिर्फ माध्यम समान है, तो रॉ और वी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और जो तीव्रता का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, आई समानुपाती ए स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहां से आप आयामों और आवृत्तियों के आधार पर I1 और I2 का मान कैसे निकालेंगे ये गौर से देखिएगा बेटा, ध्यान से सीख लो। आप यहां से अगर पूछे कि तरंग एक के लिए, तरंग एक, इस तरंग एक का आयाम क्या है, A1 क्या है, तो आपको नजर आ रहा होगा तरंग एक का आयाम कितना है, 4। आपसे पूछा जाए तरंग दो का आयाम कितना है, तो तरंग दो का आयाम कितना नजर आ रहा है, 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आपको क्या चाहिए, आवृत्तियों के संबंध भी चाहिए, N1 N2 भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा, गौर से देखना, इस ग्राफ को ध्यान से देखना कि जो ये ग्राफ यहां से चला, यहां से चलता चला गया, 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 और यहां से यहां तक आने में यानी इतनी दूरी में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है, इस पहले ग्राफ की कितनी साइकिल, एक साइकिल। और तरंग दो की इतनी दूरी में ही कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है, तो आप देखेंगे तरंग दो के लिए एक साइकिल यहां तक, दो साइकिल यहां तक, तीन साइकिल यहां तक, चार साइकिल यहां तक, यानी उस समान समय में इस तरंग दो ने 4 साइकिल कंप्लीट की है। हाँ के ना, जितनी देर में लाल वाली तरंग ने एक साइकिल पूरी की है उतनी देर में नीली वाली तरंग ने 4 साइकिल पूरी कर ली। यानी अगर मैं यहां से ये कहता हूं कि तरंग एक के लिए आवृत्ति अगर n है तो तरंग दो के लिए आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 4n। हाँ कि ना, तरंग एक के लिए अगर आवृत्ति n है तो तरंग दो के लिए आवृत्ति क्या हो जाएगी, 4n।
और अब आप यहां से फॉर्मूला लगाओ, I1 बटे I2 बराबर A1 स्क्वायर N1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, या इसी को क्या लिखा जा सकता है, A1 बटे A2 का होल स्क्वायर और N1 बटे N2 का होल स्क्वायर। और A1 बटे A2 की वैल्यू कितनी है, 4 बटे 1 का होल स्क्वायर, और N1 बटे N2 की वैल्यू कितनी है, N बटे 4N का होल स्क्वायर। N से N काट दो तो ये बचेगा 16 बटे 16, 1 बटे 1। कर सकते हैं, T1 बराबर 4 T2 से भी कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको यहाँ पर कैसे ये संबंध याद आएगा, T1 बराबर 4 T2 कैसे लगाओगे, मैं कैसे समझाता हूं इसे, ध्यान से देखना। आपने क्या कहा कि तरंगों के लिए यहाँ पर माध्यम समान है, माध्यम समान है तो वेग समान है, वेग समान है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां से यहां तक आने में दोनों को समान समय लगा होगा t। तो समान समय में एक ने तो 1 साइकिल की और एक ने 4 साइकिल की, समान समय में एक ने तो 1 साइकिल की और एक ने 4 साइकिल की। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि अगर एक जिसकी 4 साइकिल हुई है, उसका मतलब उसकी आवृत्ति, उसकी दोलनों की आवृत्ति 4 गुनी है। मैंने तो ये कॉन्सेप्ट लगाया, और मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा कर कहा कि तरंग 2 की आवृत्ति जो हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। यदि पहली तरंग की आवृत्ति n है तो उसकी 4n मैं लिख सकता हूं। एक और सवाल यहां पर देखेंगे, इसको देखो, इसको देखो। सुरेंद्र चौधरी, एक बार चेक करो बेटा अपना आंसर, बाकी लोगों का लगभग सेम आ रहा है सबका, तो मतलब सही है वही 16/9। तरंग 1 का आयाम क्या लिखेंगे अपन, 4, और तरंग 2 का आयाम क्या लिखेंगे, 1। तरंग 1 जितनी देर में आधी साइकिल पूरी करती है उतनी देर में तरंग 2 जो है वो 1.5 साइकिल पूरी कर लेती है। यानी तरंग 1 की आवृत्ति अगर n मानू तो तरंग 2 उसकी 3 गुना आवृत्ति रखती है। क्या लगता है?
सही लग रहा है? भाई तरंग एक ने जितने में आधी साइकिल पूरी की, आधी मतलब साइकिल जब इसने की तो उतने में उसने आधी आधी साइकिल के 1.5 हिस्से पूरे कर लिए, 3 हिस्से सॉरी, मतलब टोटल 1.5 साइकिल पूरी कर ली। हाँ आगे बढ़ाकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। आप चाहो तो इसकी एक साइकिल ले लो और इसकी आप इस तरीके से, एक तो ये, दो ये, और ऐसे करके ये 3। तो यहां पर कितनी, 1 2 और 3 साइकिल हो जाएगी। मतलब अगर तरंग एक साइकिल करती है तो तरंग 2 वाली जो हो जाएगी उसकी 3 साइकिल हो जाएगी। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, I1/I2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर और N1/N2 का होल स्क्वायर। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 4/1, और N1/N2 क्या हो जाएगा, N/3N। तो ये हो जाएगा ऊपर 16 और नीचे 9। आगे देखिएगा, ये दो तरंगे हैं, एक ही माध्यम में संचरित हो रहे हैं और दोनों की समीकरणें भी अपने को दी हुई है। I1/I2 ज्ञात करो, ये बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो ये वाला ए आपको ज्ञात करना है। इसके लिए ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे कि एक ही माध्यम में संचरित हो रही है, मतलब दोनों की तरंगों का वेग v1 बराबर v2 होगा। और दोनों तरंगों का वेग अगर बराबर है तो v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाय के। तो ओमेगा/k1 बराबर ओमेगा 2/k2। अब पहली तरंग के लिए, तरंग एक के लिए ओमेगा 1 कितना है, तो ओमेगा होता है टी का गुणांक। तो ओमेगा होता है टी का गुणांक, टी का गुणांक मतलब 2 पाई गुणा 50, और के होता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक यहां पर हो जाएगा 2 पाई गुणा 2। अब दूसरी तरंग के लिए टी का गुणांक कितना है, 2 पाई गुणा 100, और के होता है एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक यहां पर कितना है, 2 पाई गुणा a। अब 2 पाई से 2 पाई अपन काट देंगे। एक चीज में मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ 2 पाई गुणा 100 आएगा। तो ए का मान कितना आएगा, ये यहां से अपने को निकल के मिलेगा। तो यहाँ 50 से 100 को 2 बार काट सकता हूं, तो ए बराबर 4। अब आप I1 और I2 का अनुपात याद करो।
पहले वाले तरंग की आवृत्ति कितनी नजर आ रही है आपको? पहले वाली तरंग की आवृत्ति कितनी नजर आ रही है? 50। बिल्कुल सही बात है ना। ओमेगा, क्योंकि पहले वाली तरंग का ओमेगा है 2 पाई × 50, तो n का मान n1 50 हो जाएगा, और दूसरी वाली तरंग के लिए n2 जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। सही बात। N2, N2 बेटा यहां देखो ना, टी का गुणांक क्या है? अगर आप तरंग दो में देखो, तरंग दो में देखो, तो आपको टी का गुणांक यानी ओमेगा 2 जो है वो मिलेगा 2 पाई × 100। क्योंकि 2 पाई बाहर कॉमन आ रखा है ना, तो ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी, और यहां से इस ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई n, तो n आपको यहां से तुलना करने पर कितना मिल जाएगा 100। हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, बिल्कुल सही बात है कि दोनों तरंगों के लिए तरंग संचरण की दिशा, ये +x डायरेक्शन में है तो ये -x डायरेक्शन में है, पर हमें तो I1 I2 और ये सारी चीजें बतानी है ना। ठीक। चलिए थोड़ी सी बात यहां पर तरंगाग्र की हो जाए। तरंगाग्र क्या है बेटा? जिस तरीके से तरंगे चलकर आती है ना, तो उन तरंगों का सबका अपना एक आकार बनता है। जैसे मैं थोड़ा सा यहां पर समझाता हूं कि जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य से बहुत दूर से तरंगे चलती आ रही है, तो बहुत दूर से जो तरंगे चलती आ रही है, तो अपने तक आते आते वो सूर्य वाली तरंगे क्या हो चुकी है? लगभग क्षैतिज हो चुकी है। है ना? कैसे? इस बात का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जब भी एक बिंदु स्रोत से तरंगे चलती है, और जब ये तरंगे बहुत दूर 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 तक फैलती है, तो मान लो यहां पर ये तरंगे जो चलती है, इस तरीके से मैं और तरंगे यहां पर बना देता हूं।
और जितना दूर ये तरंग जाती जाएगी, आपको ये तरंग कैसी नजर आएगी? लगभग क्षैतिज नजर आएगी। देखो यहां पर गौर से देखो, जितनी दूर ये जाती जाएंगी ये तरंगे आपको लगभग कैसी नजर आती जाएंगी? क्षैतिज नजर आती जाएंगी। और अगर आप इसे देखो वास्तव में, तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो कि दूर से देखने पर तो एक ऐसा हो गया ना कि बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से ये तरंगे दूर की दूर की दूर की और फैलती चली जा रही है। तो हम यही यहां से कहना चाहते हैं कि जब अनंत पर स्रोत कोई स्थिर होता है, जैसे सूर्य या बहुत दूर रखी टॉर्च, तो उस वजह से क्या रहता है कि अपने को वो जो तरंगे हैं वो दूर तक जाते जाते लगभग समांतर सी नजर आती है, बिल्कुल ऐसे। और जब समांतर सी जब वो नजर आती है, तो उन समांतर तरंगों के लंबवत जब एक आप क्षेत्र कवर करेंगे, तो वो क्या मिलेगा? एक समतल आपको मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर आप देखें, अगर आप उस बहुत दूर जाने के बजाय अगर आप यहीं पर बात करें, तो आपको समझ आएगा कि अगर बिंदु स्रोत से, उस बिंदु स्रोत से नजदीक अगर आप बात करें और उन तरंगों के लंबवत अगर आप क्षेत्र निकालना चाहें, तो वो एक गोला नजर आएगा। यानी बिंदु स्रोत के करीब अगर आप हैं, यानी एक छोटा बल्ब मान लो, और जब बल्ब से तरंगे निकलती हुई नजर आएंगी, तो उन तरंगों से लंबवत जो क्षेत्र आपको नजर आएगा वो क्या नजर आएगा? एक गोला नजर आएगा, ऐसा। इस तरीके से अपने को एक गोला यहां पर कवर होता मिलेगा। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि जब आपका स्रोत जो है वो बहुत छोटा है, बल्ब जैसे कोई ध्वनि यंत्र, तो उसमें तरंगे बिल्कुल उस केंद्र से फैलती हुई त्रिज्य दिशा में फैलती हुई नजर आती है, और उनको कवर करने के लिए या उनका जो तरंगाग्र है, उन तरंगों के लंबवत जो एक क्षेत्र आप बनाते हैं, वो क्षेत्र क्या बनता है? गोला बनता है। वहीं अगर ट्यूबलाइट जैसा स्रोत हो, बिल्कुल ऐसा इस तरीके से, तो ट्यूबलाइट जैसा स्रोत अगर है, तो उससे जो तरंगे चलेंगी, उन तरंगों से लंबवत एक काल्पनिक सतह जब आप बनाएंगे, तो वो काल्पनिक सतह क्या बनेगी? एक बेलन बनेगी। तो रेखीय स्रोत ट्यूबलाइट जैसा अगर है, तो उससे बनने वाली तरंगों का जो एक तरंगाग्र बनेगा या एक काल्पनिक सतह जो बनेगी, उस पर जिस पर तरंग लंबवत आपतित होती है, तो वो काल्पनिक सतह यहां क्या बनेगी? बेलन। यानी रेखीय स्रोत है तो तरंगाग्र का आकार कैसा होगा? बेलन। रेखीय स्रोत है तो तरंगाग्र का आकार कैसा होगा? बेलन। बिंदु स्रोत है तो कैसा होगा? गोलाकार। और अगर अनंत पर कोई स्रोत रखा हुआ है, तो फिर कैसा होगा? समतलाकार। हाँ किरण। ये चीज अपने को ध्यान रखनी बेटा। आपसे पूछा जाए, समझा जाए कि एक अगर एक रेखीय स्रोत है, तो आप ये बता पाए कि हाँ यहां पर बेलनाकार तरंगाग्र बनेंगे, यानी तरंगे उस एक बेलन से फैलती 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 दूर जाएंगी। जबकि अगर पॉइंट स्रोत है, बिंदु स्रोत है, तो एक गोले के रूप में वो तरंगे फैलेंगी। मतलब तरंगे तो जाएंगी सीधी, पर वो फैलती किस तरीके से जाएगी? जैसे एक गोला और बड़ा 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 गोला होता जा रहा है, एक गोलीय रूप में वो आकार, उस ऊर्जा का आकार गोलीय रूप में फैलता जाएगा। जैसे आपने कभी को देखा होगा कि पानी की सतह पर एक पत्थर जब हम गिराते हैं, तो वो इस तरीके से वृत्तीय पथ यहां पर और बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा होता चला जाता है। ठीक है। और समतल तरंगाग्र कब मिलेगा? समतल तरंगाग्र कब मिलेगा? जब स्रोत अनंत पर स्थित होगा। ठीक है बात। तो यहां से देखिएगा कि जब तरंगाग्र अपना समतल होगा, तो समतल तरंगाग्र के लिए क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। जब तरंगे यहां से दूर फैल जाएंगी, तो दूर फैलती तरंगों के लिए भी
मान लो यहाँ इस क्षेत्रफल से 1 2 3 4 5 6 तरंगे निकल रही है इतने क्षेत्रफल से। तो अगर ये समांतर ही जाती रहेंगी तो इतना ही क्षेत्रफल में आगे भी अगर लगाऊंगा तो उससे भी 6 तरंगे गुजरेंगी, है ना। अगर इतना ही क्षेत्रफल और आगे, मतलब देखो समतल चलने वाली तरंगे हैं, बिल्कुल समतल चलने वाली तरंगे हैं, तो इस समान क्षेत्रफल से हमेशा समान संख्या में तरंगे पारित होती नजर आएंगी, क्योंकि तरंगे बिल्कुल समानांतर आती जा रही है। तो न तरंगों की संख्या कम होगी न ज्यादा होगी, उतनी ही तरंगे उस क्षेत्रफल से पार होती हमें नजर आएंगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा तरंगाग्र, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल क्या रहेगा, नियत कांस्टेंट। और आप जानते हैं हम यहां पर जानते हैं कि तीव्रता जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणा समय, और ऊर्जा बटे समय को क्या लिख सकते हैं, शक्ति। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो तीव्रता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो तीव्रता इस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, और तीव्रता जो है वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती है। और अगर तीव्रता कांस्टेंट है तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कांस्टेंट है ना, क्षेत्रफल कांस्टेंट है तो तीव्रता कांस्टेंट है, तीव्रता कांस्टेंट है तो आयाम कांस्टेंट है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि इस तरीके की जो समतल तरंगे हैं इसका आयाम क्या रहेगा, नियत रहेगा, और इसी को समतल तरंगाग्र कहते हैं, या इसी को समतल तरंग भी कहते हैं। ठीक है, गोली और बेलनाकार को अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। क्या डाउट है बेटा, बोलो। हाँ, रूट में नेगेटिव संख्या हो तो वर्गमूल क्या होगा, बेटा रूट में नेगेटिव संख्या होने पर वर्गमूल जो होता है ना वो एक काल्पनिक संख्या होती है, वो ना पॉजिटिव होता है या ना नेगेटिव होता है। मतलब जैसे कि अंडर रूट में अगर -2 है तो अब आप इसे चाहते हैं कि इसे कितना लिखा जाए, तो बेटा ये वास्तविक संख्या होती ही नहीं है, इसका वास्तविक हल होता ही नहीं, है ना। उसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे अंडर रूट के अंदर ऐसा है तो इसे लिखा जाता है अंडर रूट का 2, और इसे लिखते हैं आयोटा। ये जो आई है ना, आई, इसे आयोटा से लिखते हैं। ओके, थैंक यू।